मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन कर रहे थे, मॉडुलस और कॉन्जुगेट की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर, ध्यान दो, फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा बीटा प्रूव दैट, ये वाली चीज, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हमने कुछ इसको ई मान लिया, ठीक है। अब वही स्क्वायर के थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो जरा देखो तो यहां पे हमने इसको ई स्क्वायर स्टार्ट लिया है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस इसके मॉड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और प्लस 2ab, तो अल्फा प्लस रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फा माइनस रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसका जो ये पार्ट है इसको हम पढ़ लेते हैं z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये बन गया 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर प्लस, क्या है ये, 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, और इधर देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मॉड के अंदर क्लब कर लो, कोई प्रोडक्ट में अगर मॉड अलग लगा सकते हैं तो क्लब भी कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास अल्फा स्क्वायर और माइनस ऐसा, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे पे मॉड। अब देखो ये 2 पावर को इस जगह जब अंदर ले जाओगे तो रूट हट गया, और ये क्या बन गया 2 मॉड अल्फा स्क्वायर, और ये रूट के अंदर जाके क्या हो गया मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और प्लस 2, और देखो अल्फा स्क्वायर कट के ऐसा, ठीक है ना। अब मैं यहां क्या करता हूं देखो, तो 2 मॉड अल्फा स्क्वायर और ये वाली चीज को यहां लाके रख सकता हूं, पावर को बाहर कर दिया तो ये आ गया, पावर को तो अंदर बाहर कर सकते, तो ये आ गया 2 मॉड बीटा स्क्वायर और प्लस 2। और अब जरा देखो अगले स्टेप में इसको फैक्टराइज कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब देखो ये वापस वही प्रॉपर्टी रिवर्स लगाते हैं, आप 2 मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस 2 मॉड बीटा स्क्वायर को लिख सकते हो मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, है ना, प्लस मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। और देखो यहां से ये मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब ये पढ़ने में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप क्या लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस मॉड ऑफ का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर आप ई स्क्वायर लेके चले, इसका स्क्वायर दिखा दिया तो ई कितना हो गया, इतना हो गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ई इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्रेस z इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा इनटू पोलर फॉर्म, जहां थीटा 0 से पाई है, ठीक है। अब जरा देखना तो मैंने यहां पे, अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो तब तो सीधा वो tan थीटा मॉड b बाई ए वाले से चल लेते, लेकिन यहां उस पचड़ में अभी नहीं पढ़ते, इसको पहले थोड़ा सिंपल बनाते हैं। देखो यहां पे कैसे सिंपल बनाते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख देते हैं
प्लस आएटा, साइन थीटा को लिख देते हैं इनटू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है ना। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन हो गया, 2 साइन थीटा बाई टू, और अंदर क्या आया, साइन थीटा बाई टू प्लस, लेकिन इसको पोलर फॉर्म में ले जाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो यहां पॉजिटिव हो, जो कि है, क्योंकि थीटा 0 से पाई है तो थीटा बाई टू, 0 से पाई बाई टू, तो ये गोला मॉड का काम तो कर देगा, है ना। लेकिन यहां पर हमें फिर इसको ई की पावर आयटा थीटा फॉर्मेट में रखना है ना। तो हमें आयटा के साथ चाहिए होता है साइन, और बिना आयटा के चाहिए होता है कॉस। तो मैंने यहां पर इसको कर लिया 2 साइन थीटा बाई टू, और इसको लिख दिया कॉस ऑफ प्लस आयटा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। और यहाँ रिडक्शन फॉर्मूला लगाते वक्त मैंने ये ध्यान रखा कि यहाँ जो एंगल है वो क्या हो, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू वाला फंडा फॉलो कर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये पोलर फॉर्म में आ चुका है, जिसमें आप अगर बोलो ये z है तो आपको मॉड z का काम यहाँ कौन करता दिख रहा है, 2 साइन थीटा बाई टू कर रहा है ना। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z का काम कौन करता दिख रहा है, कौन करता दिख रहा है, पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, ठीक है ना। अब यहां मान लो कह रहा है थीटा पाई से 2 पाई है, थीटा पाई से 2 पाई है। अभी क्या था, 0 से पाई था, तो ये थीटा बाई टू कहां से कहां था, थीटा बाई टू था 0 से पाई बाई टू, तो पाई बाई टू में घटाया तो ये 0 से पाई बाई टू है। अब थीटा अगर पाई से 2 पाई आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा, जरा सोचो। देखो वंस अगेन हम इसको काम तो वही कर पाएंगे, ये वाली चीज नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो सेम कॉपी किया है। तो यहां पर z इक्वल्स टू जो अपने पास 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा है, इसको हम क्या लिख पा रहे हैं, ऐसा, ठीक है ना। इसको हम लिख पा रहे हैं ऐसा, है ना। अब देखो तो यहां पे ये भार वाला क्या अब भी मॉड का रोल प्ले कर रहा है। थीटा अगर पाई से 2 पाई है तो थीटा बाई टू क्या हुआ, पाई बाई टू से पाई, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना। तो जब ये कर रहा है तो यहां पर ये तो ई की पावर आयटा वाले फॉर्मेट में है ही, तो ये वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट तो है ही, नहीं समझ आया। हाँ 2 पाई से आगे भागेंगे तो फिर यहां पे गड़बड़ हो जाएगा, फिर माइनस को सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट स्टिल यहां पर अगर हम देखें तो ये अपने पास इसका मॉड है, मतलब हियर ऑल्सो मैं बोलूंगा मॉड z इज 2 साइन थीटा बाई टू, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z। अब देखो ये क्या है, अगर थीटा बाई टू देखे तो क्या हुआ, पाई बाई टू से पाई, तो पाई बाई टू में घटा रहे हो तो ठीक तो है, ठीक तो है ना। क्या होगा यहां पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z यही है, पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, है ना। क्योंकि हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो एंगल है ये दोनों जगह सेम हो, और ये लाई करना चाहिए कौन से में, माइनस पाई से लेकर पाई में। तो यहां अब ये कौन से घर में लाई कर रहा है, चौथे में, आई बात समझ में। तो यहां पे भी अपना ये पोलर फॉर्म में सेम ही चीज से आ गया। देखो एकदम अभी वही बेसिक बातें अप्लाई हो रही हैं। जैसे कह रहा है इफ a प्लस आयटा b इक्वल्स टू c प्लस आयटा अपॉन c माइनस आयटा, देन बात नहीं, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और दूसरा b बाई a इज 2c अपॉन c स्क्वायर माइनस 1। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, ये वाला पॉइंट तो ऑब्वियस हो गया, क्यों, क्योंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो इनका मॉड भी सेम होगा। अब जब इनका मॉड सेम होगा तो a प्लस आयटा b का मॉड क्या हुआ, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c प्लस आयटा और c माइनस आयटा का मॉड कट जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है, कटेगा ना। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो ऐसे ही हो गया।
मतलब मैं यहां से चाहूं तो इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए प्लस आइटा बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी प्लस आइटा अपॉन, है ना। तो देयरफॉर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाँ, लेकिन इसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या और इमेजिनरी पार्ट क्या, क्योंकि आपसे क्या पूछा है b बाई ए, और b क्या है इसका रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट, और a है रियल पार्ट। तो अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना पड़ा कि a प्लस आइटा बी जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है उसका रियल पार्ट क्या और इमेजिनरी पार्ट क्या। तो जरा देखो, तो सेकेंड पार्ट के लिए हमें a प्लस आइटा बी जो अपना c प्लस आइटा अपॉन c माइनस आइटा है, तो यहां रैशनलाइजेशन करना पड़ा, c प्लस आइटा अपॉन, तो ऊपर तो हो गया c प्लस आइटा का होल स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर और प्लस 2c आइटा, और नीचे हो गया c स्क्वायर और माइनस आइटा स्क्वायर मतलब प्लस 1। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो इनका रियल पार्ट भी सेम होगा, इमेजिनरी पार्ट भी सेम होगा। तो मैं यहां से कह पाऊंगा कि देयरफॉर a इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, और क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू 2c अपॉन, तो देयरफॉर b अपॉन a इक्वल्स टू 2c अपॉन c स्क्वायर माइनस, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान दो, इज इक्वल्स टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, देन z1 अपॉन z2 इज प्योरली इमेजिनरी। चलो अब इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार, इट इज मॉड z1 का स्क्वायर प्लस ये गिवन है। अब इसको प्रोसीड कर जाओ, तो z1 बार इज मॉड z1 का स्क्वायर प्लस z2 बार इज मॉड z2 का स्क्वायर प्लस z2 बार प्लस, और इधर हो गया मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो तो यहां से ये कट के, और फाइनली हम कहां पे हैं, z2 बार प्लस z1 बार इक्वल्स टू 0। अब मैं चाह रहा हूं जरा आप इसको देखो और इस क्वेश्चन का आंसर करो, ट्रू है कि फॉल्स है। देखो अब मैं यहां पे इसको ऐसे सेट करता हूं कि z2 बार इज इक्वल्स टू माइनस z1 बार, और फिर यहां से इसको ऐसे सेट करता हूं कि z1 अपॉन z2 इज माइनस z1 बार अपॉन, कुछ अच्छा फील हुआ, ये क्या फील करा रहा है, z इज इक्वल्स टू माइनस z बार। तो z कभी माइनस, z अगर कभी z बार के बराबर है तो z इज प्योरली रियल, और z अगर कभी माइनस z बार के बराबर है तो z इज प्योरली इमेजिनरी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि देयरफॉर z1 अपॉन z2 इज क्या, प्योरली इमेजिनरी। z1 अपॉन z2 इज प्योरली इमेजिनरी। तो ये क्या कह रहा था, जो स्टेटमेंट कर रहा था, क्या बोलोगे, ट्रू, ठीक है। कितने लोग सोच लिए थे इसको, बढ़िया। अब जैसे देखो यहां कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है ना। कितने होते थे याद करो, n+2, बढ़िया, ठीक है। अब देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, एक इक्वेशन है, अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें गिनने हैं, ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ, कहीं मान लो ये लिखा होता तो इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते, 7। इट इज सिंपल थ्योरी ऑफ इक्वेशन। कितने डिग्री की इक्वेशन है, 7 डिग्री की नॉर्मल इक्वेशन है, जैसा आप क्वाड्रेटिक में पढ़े थे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे स्पॉइल कौन कर रहा है,
z बार। चलो तो अब इसको हम उपाय क्या करेंगे इसका, सबसे पहली बात तो मैं बोथ साइड यहां मॉड इंपोज कर देता हूं, तो आप इसको ऐसा लिख पाए, ठीक है। अब यहां से देखो तो यहां से दो ही बातें हो रही है, या तो मॉड z 0 है या मॉड z 1 है, या तो मॉड z 0 है या फिर मॉड z 1 है ना। तो फॉर मॉड z 0 एक सोल्यूशन आ गया अपना z इक्वल टू 0। नाउ फॉर मॉड z 1 अपने पास इक्वेशन क्या है, z की पावर 7 इक्वल टू z बार। मैं एक z बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा z की पावर 8 इक्वल टू z बार। और आप इस z बार को क्या लिख दोगे, 1। तो आपको ये अगले स्टेप में क्या दिख गया, z की पावर 8 इक्वल टू 1। कितने रूट्स होंगे इसके, 8। यहाँ रूट्स इसके क्या हो, सॉरी हाँ ठीक है, रूट्स इसके क्या हो जाए, z1 z2 से लेकर z8। इनफैक्ट हम नेक्स्ट वाली क्लास में ये पूरा सॉल्व करना भी सीख जाएंगे, ठीक है ना। रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जब सीखेंगे ना, तो वहां से nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो यहां से देखो कितना मिला, 1, और यहां से कितने मिले, 8। तो अपने को टोटल कितने सॉल्यूशंस मिले, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 9। तो इनफैक्ट आप देखो तो यहां से एक आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है कि z की पावर n इक्वल टू z बार अगर है आपके पास, तक छिप के नहीं बैठो, देखो z की पावर n इक्वल टू z बार अगर है, तो ऐसे इक्वेशन के अपने को टोटल कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, n+2। और अगर वहां नॉन जीरो वर्ड मेंशन कर दिया तो ये वाली चीज नहीं चाहिए होगी, तो फिर क्या हो जाएगा, n+1। अब ऐसे ही सेकंड वाला सोचो, तो अब सेकंड में आपको ऐसे ही आंसर दिख जाएगा। इस बार इक्वेशन है ऐसा, यहां 7 आ जाएंगे। सोचो कैसे, मैं यहां z की पावर 5 को माइनस z बार लिख के, और यहां से बन गया मॉड z की पावर 5 इक्वल टू मॉड z, माइनस और बार तो ऑब्जर्व हो गया। अब फिर से यहां से क्या आएगा, मॉड z या तो 0 या फिर 1। अब फिर वही फॉर मॉड z इक्वल टू 0, z क्या आ गया, 0, एक रूट ये हो गया। और फॉर मॉड z इक्वल टू 1, ठीक है, क्या आएगा, z की पावर 5 इक्वल टू माइनस z बार, है ना। और अब एक z बोथ साइड्स कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया z की पावर 6 इक्वल टू माइनस z बार, ठीक है ना। और z बार को हम क्या बोल देंगे, मॉड z का स्क्वायर यानी कि 1। तो दिस इंप्लाइज z की पावर 6 इक्वल टू कितने रूट्स होंगे, 6। तो यहां से इसके रूट्स आ गए z1 z2 कुछ अप टू z6। तो हम कहेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू कितने, 7, 6 और 1 7। तो अब यहां नोट डाल लेते हैं, z की पावर n इक्वल टू z बार और z की पावर n प्लस z बार इक्वल टू 0, है ना। नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू n+2। अगर नॉन जीरो वर्ड मेंशन कर दिया तो फिर n+1, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चन है, कॉपी बंद करना, कह रहा है इफ मॉड z इक्वल टू a, इफ मॉड z इक्वल टू a, देन फाइंड रियल पार्ट ऑफ z माइनस a अपॉन z प्लस a। अब सुनना मेरी बात, कभी भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछा, है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछा, तो आपके पास एक रास्ता ऑलवेज होगा ये वाला कि z प्लस z बार होता है 2 टाइम्स, ये ऑलवेज आपके पास रास्ता होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपसे यहां रियल पार्ट ऑफ z माइनस a अपॉन z प्लस a पूछा है, तो आप इसको क्या करो, 2 रियल पार्ट उतना क्रिएट कर लो,
2 कर दिया, अब 2 खुद से किया तो यहाँ क्या कर देते हैं, हाफ। और अब 2 रियल पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला स्टेप क्या लिखोगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट, ठीक है ना। तो यहां से देखो तो ये क्या आएगा, हाफ और क्या आ जाएगा, z माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए प्लस इसका कॉन्जुगेट। और a देखो एक पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो जब इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा, z बार माइनस ए अपॉन जेड बार प्लस। अब जरा इसको प्रोसीड कर जाते हैं, तो ये आ गया, जरा देखना, हाफ, बात नहीं, ध्यान दो। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करो तो z बार यानी कि है ना माइनस ए स्क्वायर है ना, और प्लस ए जेड माइनस ए जेड बार, और प्लस अब इधर वाला करते हैं तो मॉड z का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए जेड और प्लस ए जेड बार है ना, और ये और नीचे z प्लस ए इंटू जेड बार प्लस ए। अब हुआ क्या जरा देखना, ये पार्ट गया, ये पार्ट गया, ठीक है, और मॉड z इज एक्चुअली a, तो मॉड z a होने की वजह से ये भी गया और ये भी गया, तो एक्चुअली इसका आंसर क्या आ गया, 0। मतलब इसका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली इमेजिनरी। इसका ये हुआ फर्स्ट मेथड, और ये एक जनरल कॉन्सेप्ट की तरह आपको अब के बाद माइंड में रखना है कि कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछा तो कुछ नहीं समझ आ रहा है तो एक 2 क्रिएट करो हाफ बना के, और 2 टाइम्स रियल पार्ट z को लिख दो z प्लस जेड बार, ठीक है। लेकिन यहां मुझे इसका और बेहतर तरीका दिख रहा था, क्योंकि अपने पास एक बढ़िया वाला ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, अभी तुरंत समझ आएगा। जरा सोचो, अगर हमें मॉड z a पता है, मॉड z a पता है, तब क्या क्या इंपोज कर सकते हो। एक तो कि z बार इज ए स्क्वायर, बोलो। एक हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मान सकते हैं a e की पावर आइटा थीटा, है ना। तो ये दोनों में से कुछ भी यूज होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कहां कैसा क्वेश्चन है। तो आप सोचो, अगर मॉड z a है तो हम तुरंत कर लेते हैं लेट z इक्वल्स टू a e की पावर आइटा, जहां a उसका क्या है, मॉड है। अब अपने से पूछा क्या है, z माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए का क्या पूछा है, रियल पार्ट। अब z माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए में जरा ए z को ये रख के देखो, कुछ अच्छा फील हुआ, ये वही फॉर्मूला बन रहा है, ए तो ऊपर नीचे कट गया, बोलो, और माइनस ऑफ ये क्या आ गया, 1 माइनस ई की पावर आइटा थीटा अपॉन 1 प्लस ई की पावर आइटा थीटा, है ना। तो हमने क्या पढ़ा है, ऊपर माइनस तो ऊपर माइनस तो क्या, ऊपर प्लस तो क्या, ये माइंड में सेट करिए, ये क्वेश्चन में कभी भी यूज हो सकता है। देखो, ऊपर माइनस तो माइनस आइटा टेन थीटा बाई 2, और ऊपर प्लस तो आइटा कॉट थीटा बाई 1 आगे रखते हैं, ठीक है ना। एक बार इसको माइंड में रखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर हम इस जगह आए हुए हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है माइनस आइटा टेन थीटा बाई 2, तो माइनस माइनस नलीफाई एंड इट इज आइटा टेन थीटा बाई 2। तो लो, ये तो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो हम यहां कहेंगे देयरफॉर रियल पार्ट z माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए इज एक्चुअली, आप बताओ ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा मेथड, सेकंड, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट है इफ, अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बोला प्योरली रियल है, तो आपका अगला स्टेप होना चाहिए z इक्वल टू जेड बार। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बोला प्योरली इमेजिनरी है, तो आपका अगला स्टेप होना चाहिए z इक्वल टू माइनस जेड, ठीक है। तो अब देखो,
कह रहा है इफ 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना, देन फाइंड मॉड जेड। तो अब देखो यहां पर 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड को हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ इसका बार। तो माइनस ऑफ इसका बार, तो ये क्या हो गया, है कि नहीं। अब क्रॉस करा दो, तो क्रॉस कराओगे तो यहां से ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 1 माइनस जेड इंटू और इक्वल्स टू, ये माइनस कंज्यूम कर दो तो जेड बार माइनस 1 इंटू 1 प्लस। तो अब इसको प्रोसीड कर जाओ। अब ये तो बहुत देर से कर रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन में कर चुके, तो ये हो गया 1 माइनस मॉड जेड का स्क्वायर और प्लस जेड बार माइनस जेड, और ये हो जाएगा जेड बार, है ना, माइनस जेड और प्लस जेड जेड बार यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो जेड बार कैंसिल, जेड कैंसिल, और ये कहां पहुंच गए हम, दिस इंप्लाइज 2 मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो देयरफॉर मॉड जेड इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो ये E03 के लिए भी नया क्वेश्चन है। अब इसको मैं एक बार समझाता हूं, फिर टाइम देता हूं सोचने का। कह रहा है इफ Z1, Z2, Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड Z1 है 3, मॉड Z2 है 4, मॉड Z3 है 5। अब सुना मेरी बात, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल के मैंने बोला तीनों के मॉड कुछ कुछ है, जैसे यहां 3 4 5 है, तो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। बेसिकली अगर सोचो तो एक सर्कल विथ रेडियस 3 एंड सेंटर ओरिजिन, एक सर्कल विथ रेडियस 4 एंड सेंटर ओरिजिन, और एक सर्कल विथ रेडियस 5 एंड सेंटर ओरिजिन। तो 3 वाले रेडियस पर Z1 मूव कर रहा है, 4 वाले रेडियस पर Z2 और 5 वाले रेडियस पर Z3। तो ऐसे खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो अब कह रहा है कि ये जो मैनी मतलब खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो उसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये मैनी वैल्यूड होगा ना। एक्सप्रेशन क्या है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो बहुत सारी वैल्यूज ले रहा है उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ये क्या लेगा, ठीक है। तरीका सोचो। चलो देखो, अब इसको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरह ध्यान में रखना। मान लो अपना ये E है, तो हमें E मैक्स चाहिए, ठीक है ना। अब जरा देखो तो ये E अपना प्रोसीड होके क्या आएगा, पहले आप इसका Z बार करोगे, है ना। तो ये आ जाएगा क्या, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। और फिर देखो कोई एक खोल के देखते हैं, सोचो। जैसे मान लो मैं कहीं लिख रहा हूं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, तो इट इज क्या, Z1 माइनस Z2 इंटू, तो इट इज एक्चुअली मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस और माइनस Z1 Z2 बार और माइनस Z2, यही तो है। तो अब अगर आप मेरी बात समझे हो तो आपको यहां से E क्या दिखेगा, मॉड Z1 स्क्वायर 2 बार आएगा, मॉड Z2 स्क्वायर 2 बार, मॉड Z3 स्क्वायर 2 बार। तो ये हमें दिख रहा है 2 टाइम्स ऐसा, ठीक है। और इसके साथ एक बार Z1 Z2 बार Z2 Z1 बार, फिर एक बार Z1 Z3 बार Z3 Z1 बार, और फिर एक बार Z1 Z2 बार Z2 Z1 बार, ठीक है ना। और सब में माइनस है, तो माइनस यहां कॉमन लेके, और ये हो जाएगा Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। यहां से सेकंड वाले से हो जाएगा Z2 Z3 बार, एक सेकंड, Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार प्लस Z1 Z3 बार, ठीक है। अब क्या दिमाग लगाएं कि अपना ग्रेटेस्ट आ जाए। अच्छा, अगर गौर करो तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो सारा दारो मदार अब इस पर है कि नहीं, ठीक है। अब देखो
ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कहीं आया था? अब जरा देखो, मैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 के स्क्वायर को कह सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मजे से कह सकता हूं, है ना? अब देखो, अब इसको जब प्रोसीड करोगे तो ये क्या आएगा, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z3 स्क्वायर और प्लस यही वाली चीज, बोलो है ना, ये वाली चीज, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? तो अगर हमें ई को मैक्सिमाइज करना है तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर देखा जाए तो देयरफॉर ये जो बड़ी सी चीज है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z3 स्क्वायर, है ना? तो आप सोचो, इसकी सबसे छोटी वैल्यू यही तो है माइनस के साथ, तो इसका मतलब हम कहेंगे देयरफॉर ई मैक्स जो है वो क्या आएगा, 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस मॉड z3 स्क्वायर, और यहां माइनस माइनस प्लस होके फिर वही चीज क्या, मॉड z1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया और वही चीज, और ये जुड़ के, अरे सॉरी, और ये जुड़ के फाइनली क्या हो गया, 3 टाइम्स वही चीज। व्हाट इज द आंसर? 150। ठीक है, एक बार इसकी समरी बनाओ तो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे हम चाहे तो व्हेन भी लिख सकते हैं, व्हेन कब हो रहा है, जब z1 प्लस z2 इज 0। ठीक है, चलो अब यहां से हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहले स्टार्ट लिए थे कार्टेशियन फॉर्म से, वो जो a प्लस आइटा b लिखते हो, इट इज़ एक्चुअली कार्टेशियन फॉर्म। फिर हमने एंटर किया उसमें पोलर फॉर्म में कि भाई अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है r और आर्ग्यूमेंट है थीटा, तो उसका पोलर फॉर्म होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, फिर हम आ गए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और वो इतनी जादुई चीज थी कि उसको जानते ही हम इतने सारे क्वेश्चंस करना सीख गए। तो मतलब आप मान के चलो कि 50% क्वेश्चंस इसी पोर्शन से होते हैं जो अभी तक हम कर रहे हैं। 50% क्वेश्चन, कुछ एक चीजें और जोड़ देते हैं, है ना? अब नेक्स्ट जो फॉर्म है उसको समझने के लिए थोड़ा सा वेक्टर का एक बेसिक आइडिया मैं रिवाइज करा रहा हूं, जो कि आप फिजिक्स के थ्रू जानते हो। मैथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू वेक्टर का थोड़ा सा अलग है। पहले तो वेक्टर को सुन के फील क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, काइंड ऑफ ऐसा कुछ, जैसे ये पेन है ना? तो इस किसी भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट या वेक्टर में 3 चीजें होती है, लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस। तो सपोर्ट का मतलब स्पेस में कौन सी लाइन पर वो वेक्टर है, ठीक है? लेंथ का मतलब ए बी, और सेंस का मतलब ए टू बी है कि बी टू ए है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने कुछ ऐसा दे दिया, तो अब ये एक वेक्टर है, इसको हम बोल रहे हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब एक और बात आपको बताई थी कि वेक्टर्स को हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? याद है? बोलो कौन कौन से? फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो देखो, फ्री वेक्टर्स मींस जिनका पैरेलल मूवमेंट अलाउड है। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे हाथ में ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ये एक फ्री वेक्टर है, तो अरे कहा ये एक फ्री वेक्टर है, तो ये यहां v वेक्टर है, तो ये यहां भी v वेक्टर है, ये यहां भी v वेक्टर है, ये यहां भी v वेक्टर है, और ऐसा ये हो गया -v।
ठीक है। लोकलाइज मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता है, इसको सबसे अच्छा समझने का तरीका है फोर्स वेक्टर। अब मैं कह रहा हूं कि ये इस बॉडी पर ये फोर्स लग रहा है, तो इसको मूव करा दिया तो मतलब ही नहीं रहा इसका, है ना। तो फिजिक्स के जो ज्यादातर वेक्टर्स होते हैं दे आर लोकलाइज्ड, ठीक है ना। बट इन मैथमेटिक्स वेक्टर्स मींस फ्री वेक्टर। तो जब तक मैथमेटिक्स में आपको वेक्टर को कुछ कैटेगराइज ना करने कहे तब तक आप मान के चल रहे हो कि वो एक फ्री वेक्टर है। मतलब मैथ्स में ये अगर v वेक्टर है तो ये अगर पैरेलल मूवमेंट दे रहे हैं तो हर जगह ये v वेक्टर, ठीक है ना। तो जैसे ही हमें ये बात की समझ हुई तो देखो यहां पे मैंने l और m पैरेलल लाइंस है, इन पे कुछ वेक्टर्स लिख रखे हैं और सेगमेंट्स के लेंथ हमने सेम ले रखा है। देखो ये सारे वेक्टर्स में आपको रिलेशन पता है, जैसे a वेक्टर d वेक्टर के बराबर है और b वेक्टर c वेक्टर के बराबर है और ये आपस में माइनस साइन के साथ बराबर है, ठीक है। फिर आपने वेक्टर में पढ़ रखा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसका फील क्या होता है, अगर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स आपको वेक्टर के फॉर्म में पता है तो ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो ये वाले डायगोनल को हम इनका सम कहते हैं या रिजल्टेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। अदर माइनस में आ जाता है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर आपने जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है उनमें से एक का हेड और दूसरे का टेल जमा किया तो पहले का टेल और दूसरे का हेड जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आता है वो उनका सम होता है। यहां पे एक यूज करने की एक टेक्निक होती है कि मान लो एक ट्रायंगल के तीन साइड्स वेक्टर के फॉर्म में है तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो दो एक तरफ घूम रहा है तीसरा उसको फेस कर रहा है, या फिर तीनों एक ही तरफ घूम रहे हैं। तो अगर तीनों एक ही तरफ घूम रहे हैं तो उनका वेक्टर सम 0, और अगर दो एक तरफ घूम रहा है और तीसरा उसको फेस कर रहा है तो जो एक तरफ घूम रहा है उसका सम फेस करने वाले के बराबर होगा। ये सब आप फिजिक्स के थ्रू जानते हो। मैथ्स में हम वेक्टर जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ यूज करनी है इसलिए ये सब रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक होता है पोजीशन वेक्टर, तो मैं बार बार एक चीज तो बोला करूंगा, वेक्टर मीन्स डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो पोजीशन वेक्टर मीन्स डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर सुनते ही ऐसा माइंड में आ गया। अब पोजीशन वेक्टर होता किसका है और क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का होता है और वो होता है, नहीं मूविंग पॉइंट जरूरी नहीं है, मैंने कहा स्पेस में यहां एक पॉइंट है ए, तो इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ कौन सा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट? तो ओरिजिन से टुवर्ड्स द पॉइंट जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इस वेक्टर को हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो वही बात लिखी हुई है कि लेट ओ बी द ओरिजिन एंड पी बी अ पॉइंट इन स्पेस, देन ओपी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब मान लो मैं बोलूं कि स्पेस में एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, एक पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। अब सुनो इसकी फीलिंग क्या, इसका मतलब जहां कहीं भी ओरिजिन है तो ओ ए वेक्टर है ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर है बी वेक्टर। तो आप देखो यहां पर जब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे तो क्या बोलोगे, दिस वेक्टर प्लस इक्वल्स टू दिस वेक्टर। तो देखो यहां से आपको ए बी वेक्टर मिला ओ बी माइनस ओ ए। तो अब ये बहुत काम की चीज है कि स्पेस में, सुनो स्पेस में कहीं भी दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो अगर ए का पोजीशन वेक्टर है मान लो v1 वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर है v2 वेक्टर, तो ए बी वेक्टर इज v2 माइनस v1 वेक्टर, बाद वाला सब्ट्रैक्शन पहले वाला, और अगर बी ए वेक्टर चाहिए तो v1 माइनस v2, ठीक है। तो ये जो ए बी वेक्टर है इसको हम लिख पा रहे हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब ये थोड़ी सी समरी अगर अपने माइंड में वेक्टर की है तो ये इसका मैजिकल इफेक्ट है। जैसे
कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा को सॉल्व करने में जो मैजिकल इफेक्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, हमने इसका फायदा अभी देखा भी, पिछले 1-1.25 घंटे से वही तो कर रहे थे, है ना। वैसा ही मैजिकल इफेक्ट है अभी जो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है उसका ज्योमेट्रिकल फीलिंग में। कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली अच्छा सेंस करना है, ठीक है ना, तो आपको जो मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं उसकी जरूरत पड़ेगी। अब सुनो मेरी बात। और जैसे जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था तो ये भी बोला था कि यार कई बार हमें फील होता है कि आयटा क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो अभी तक तो हर जगह रियल नंबर कर रहे थे। इनफैक्ट 12th में भी जब हम जाएंगे तो रियल नंबर ही करेंगे। 12th में सबसे मेजर पोर्शन क्या होगा? कैलकुलस, जिसमें आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी। ये पूरा मैथ्स क्या है? रियल मैथ्स है। वेक्टर, 3D, ये सब रियल मैथ्स है ना, रियल नंबर्स के अंदर ही बात होगी, है ना। तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ना, आयटा को क्यों पढ़ना? तो आयटा का इंट्रोडक्शन का वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पर्पस टू सिंप्लीफाई ज्योमेट्री है। अब याद करो, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हुई थी तो मैं एक बात बोलता था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल ऑलवेज बी मोर पावरफुल देन सिंपल ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें अलजेब्रा का पावर एडेड है। अब जैसे सोचो, एक एग्जांपल देता हूं, वो लीबनिज़ फॉर्मूला याद है? उसको अगर मैं ज्योमेट्री से प्रूव करने का हालत बिगड़ जाएगी, और उसको हमने सुटेबल चॉइस ऑफ ओरिजिन से ऐसे यूं प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो जितना सिंपल आपको 2D ज्योमेट्री से ज्योमेट्री की चीजें हुई, उससे कहीं ज्यादा आसान आर्गन प्लेन से होगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वन ऑफ द मेन पर्पस ये भी है कि हम ज्योमेट्रिकली चीजों को और बेटर तरीके से समझें। मतलब इनफैक्ट जब अपनी नेक्स्ट वाली क्लास हो जाएगी तो वहां के बाद आपके पास, जब वो सीख जाओगे तो आपके पास कई बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिनेरियोज में भी थॉट आएगा कि अरे इसको तो कॉम्प्लेक्स नंबर से कर लेते हैं, एकदम मस्त तरीके से हो जाएगा। और उसके लिए कमांड चाहिए, जैसे जैसे मैं जो कह रहा हूं वो पूरी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां से फिर एक इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है ना। देखो क्या हेडिंग है, अरे ध्यान दो, क्या हेडिंग है? वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सुनना मेरी बात, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन। ये भूलना नहीं है। सुनो, कुछ एक बेसिक बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल सेंस क्या? पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का ज्योमेट्रिकल सेंस क्या? तो जिस भी पॉइंट से वो डिनोट हो रहा है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, मान लो वो पॉइंट P है तो OP मॉड्यूलस सेंस होगा। आर्ग्यूमेंट का ज्योमेट्रिकल सेंस क्या? OP पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है। हरी बात समझ में? कॉन्जुगेट तो उस पॉइंट की इमेज विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, ठीक है ना। तो अब वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है? बी वेरी मच केयरफुल। वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि जैसे वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल फील क्या? एक पॉइंट, मान लो P, कहां पर? आर्गन प्लेन। तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहता है कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइंड में ऐसा ट्रीट कर सकते हो जैसे कि वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। मतलब आप लिख रहे हो Z, माइंड में फील कर रहे हो OP वेक्टर। लिख रहे हो Z, फील कर रहे हो OP वेक्टर। अब देखो ये मैजिकल इफेक्ट है इसका, धीरे धीरे एलेबोरेट होते कितनी सारी बातें हम इसमें सीख जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि ये, सुनो, कुछ बोलना चाह रहे हो? सर तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पॉइंट और आर्गन प्लेन हुआ और उसका मॉड नहीं, फिर से कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, फिर से बोलता हूं, सुनो। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या? पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सुनते ही माइंड में P आ गया, तो वी कैन ट्रीट Z
एज इफ इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ P, मतलब Z इक्वल टू OP वेक्टर। अब सुनो, देखो एक वेक्टर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लेना देना, कुछ नहीं। लेकिन अगर हम ये बात समझते हैं, है ना, ये रिजेंबलेंस के बेसिस पर कॉन्सेप्ट निकाला गया, ठीक है ना। तो अगर हम ये बात समझते हैं तो सोचेंगे वेक्टर को और लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और कितनी सारी मुश्किल बातें ऐसे फटाफट दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना, कि अगर यहां पर मैं कह रहा हूं z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है r e की पावर आइटा थीटा, है ना, तो वी कैन ट्रीट z एज OP वेक्टर। अच्छा, सोचा जाए तो टेक्निकली इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं, आपको ये सॉल्विंग में कुछ ना काम आना, लेकिन ये फीलिंग के थ्रू हम सोचेंगे वेक्टर, लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और खूब सारी मजेदार बातें होंगी, ठीक है ना। तो अब सोचो, अब जैसे हम वेक्टर में वहां वेक्टर के लिए दो चीजें हम यूज करते हैं फिजिक्स वाले वेक्टर के लिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैंने जो मैथ वाला पॉइंट ऑफ व्यू दिया उसमें लेंथ, सपोर्ट, सेंस, तो अगर देखा जाए तो लेंथ मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है और सपोर्ट और सेंस मिलके डायरेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर OP है, इसका यहां मैग्नीट्यूड का काम करेगा r और डायरेक्शन का काम करेगा थीटा। बोलो, अब सुना, बहुत जरूरी बात। तो ध्यान से, अगर यहां कोई थीटा पॉजिटिव चीज लिखी है, तो आप देखो आपका जो थीटा आपने डिस्क्राइब किया उसमें आप पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से OP तक हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। yes, और सोच के देखो एक और बात कि Z अगर r e की पावर माइनस आइटा थीटा है, तो यहां भी आप Z को क्या फील कर रहे हो? OP वेक्टर। तो यहां OP तक पहुंचने के लिए आप कैसे ट्रेवल कर रहे हो? क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो हमेशा जो हम थीटा को सेंस करेंगे वो पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से। इसका एक और आसान तरीका निकाल लेते हैं, आई कैप। आई कैप याद है? इधर ही तो होता है आई कैप। तो आई कैप से OP तक, है ना, अगर यहां पे जो आप आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हो वो पॉजिटिव है, तो आप हमेशा आई कैप से OP तक मूव करोगे एंटी क्लॉकवाइज, और अगर यहां पर एंगल नेगेटिव है तो आप मूव करोगे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको यहां मैग्नीट्यूड का काम तो कर रहा है कौन? r, और आर्ग्यूमेंट का काम कर रहा है थीटा। इसमें ध्यान रखना है कि थीटा पॉजिटिव ले रहे हो कि पॉजिटिव ले रहे हो, तो आई कैप से कैसे चलोगे? एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस करने के लिए, और नेगेटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज। अब जब ये दोनों अंडरस्टैंडिंग आ गई, चलो एक बार इसको मिटाता हूं, छोड़ो। देखो, अब यहां पर आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, एकदम फोकस्ड रहना, मजेदार चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। देखो, आपके सामने एक फिगर बना हुआ है जिसमें कहीं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 है जो A पर है, Z2 है जो, और P है जो, Z जो है वो P पर है। तो बेसिकली हियर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z, Z1, Z2। Z P से डिनोट हो रहा है, Z1 A से डिनोट हो रहा है, और Z2 B से, ठीक है। और देखो एरो मैंने कैसा चला रखा है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो आप देखो यहां पर मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि ये OP और AB बराबर हो, और OP और AB आपस में पैरेलल हो। अरे कहां देख रहा है? उतना इंपॉर्टेंट काम है जो अभी कर रहा था, देख इधर। देखो, तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा। अब जरा एक बात सोचो कि आप जितना अभी मैंने इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का फील दिया, वो क्या फील था कि अगर ये V वेक्टर है तो ये भी, ये भी सब V वेक्टर है। तो आप सोचो, पहली बात तो आपके अब ये दिमाग में चल रहा है क्या कि अरे सर यहां तो ये जो OP वेक्टर होगा
ये ए बी वेक्टर के बराबर होगा। चला, अब गौर करो, आपने लिखा है ओपी वेक्टर, है ना, यहां पर ये माइंड में है, ये यहां जब तक आप यूज्ड नहीं हो रहे तभी तक मैं लिख रहा हूं, है ना। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेशन में यूज करेंगे, ठीक है ना। अब जरा देखो तो यहां से आप इस ओपी वेक्टर को माइंड में क्या रखोगे, z, और ये जो ए बी वेक्टर है इट इज एक्चुअली ओ बी माइनस ओ ए। नहीं समझे? हम यहां से ये भी तो कह सकते हैं ना कि ओपी वेक्टर इज, है ना। तो आप यहां से अगर देखो तो आप क्या कह सकते हो, और हमने क्या सीखा है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ट्रीट कर सकते हो जैसे कि वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो आपको ये ओपी क्या दिख रहा है, z, ओबी क्या दिख रहा है, ओए क्या दिख रहा है, z। अब सोचो, दिमाग में चला ये और लिखा हमने ये, तो जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप सीधा ये लिखो। कितने लोग बात समझ चुके हैं, है ना। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर का इस्तेमाल करके उसको फेंक दे रहे हैं, नहीं जैसे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में बेचारे नए एक्सेस का यूज किया, उसको फिर फेंक दिया, है ना, उछल के फिर अपने वाले सिस्टम में आ जाते थे, ठीक है ना। तो यहां पे भी वही काम होगा, है ना, इनका यूज करेंगे, यूज एंड थ्रो, ठीक है। तो अब देखो, सुनो जरूरी बात, अब जरा देखो तो आपको यहां से दो मजेदार बातें सीखने को मिली। एक तो कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 माइनस z1, है ना, इसके मॉड का काम कौन कर रहा है, ए बी। मॉड का काम कौन कर रहा है, ए बी, है ना। और इसके आर्ग्यूमेंट का काम कौन कर रहा है, थीटा, है ना। तो अब सुनो मेरी बात, अब यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की फीलिंग आई कि कभी भी, सुना ध्यान से, कभी भी आपको, अरे कहां देख रहा है, कभी भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस दिख रहा है और उसको ज्योमेट्रिकली सोचना है ना। तो सबसे पहले तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कुछ कुछ पॉइंट माइंड में फील करो। सबसे मूल मंत्र क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल फीलिंग, पॉइंट ऑन आर्गन प्लेन। तब जैसे कहीं आपको दिखा अल्फा माइनस बीटा दिखा, ठीक है, अब आपको उसको ज्योमेट्री में सोचना है, आर्गन प्लेन पे सोचना है। तो तुरंत फील किया अल्फा कहां पर, तो मान लेते हैं ए, बीटा कहां पर, तो मान लेते हैं बी। अब अल्फा माइनस बीटा, सुना, अल्फा माइनस बीटा, अब फील करो कि वो ए बी वेक्टर है कि बी ए वेक्टर है, अल्फा माइनस बीटा बी ए, बाद वाला माइनस पहला होता है ना, तो ये कौन सा वेक्टर है, बी ए वेक्टर। अब सोच के देखो, अगर हमें ये मिल जाए कि ये जो बी ए वेक्टर है ये आई कैप से क्या एंगल बना रहा है, बोलो, बी ए वेक्टर। अब मान लो कि बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, मान लो कि बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, और हमें दिखा कि वहां जो बी ए वेक्टर है वो आई कैप से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बना रहा है π/6। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप अल्फा माइनस बीटा को लिख पाओगे 10 इंटू ई की पावर आयटा π/6, और अगर वही बी ए वेक्टर आई कैप से क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है π/6, तो आप वहां अल्फा माइनस बीटा को लिख पाओगे 10 टाइम्स ई की पावर माइनस आयटा π/6, है ना। मतलब यहां से अगर देखा जाए तो मैं अगर बोल रहा हूं कि ये लेंथ है r, तो ये भी लेंथ है r, तो आप यहां से ये जो z2 माइनस z1 है इसको आप क्या लिख पाए, r e की पावर आयटा थीटा, r e की पावर आयटा थीटा, है कि नहीं, ठीक है। अब एक जरूरी बात कि अब के बाद कभी भी आपको मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस दिख रहा है,
तो मतलब समझ जाओ वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस दिखना मतलब ये उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो मतलब सोचो जरा, कहीं दिख रहा है मॉड अल्फा माइनस बीटा, तो इसकी ज्योमेट्रिकल फीलिंग अल्फा और बीटा के बीच का डिस्टेंस। कहीं दिख रहा है मॉड अल्फा प्लस बीटा, इसकी ज्योमेट्रिकल फीलिंग अल्फा और माइनस बीटा के बीच का डिस्टेंस। क्योंकि आप मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा को क्या विजुलाइज कर सकते हो, अल्फा माइनस माइनस बीटा। क्लैरिटी? ठीक है। तो अब हम ये जो बार बार बोल रहे हैं ज्योमेट्रिकली फील करो, ज्योमेट्रिकली फील करो, ठीक है ना, ध्यान दो। अरे बात नहीं, इसको अब हम लोकस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अब ये सब ध्यान से समझना, उस समय भी हमें दिक्कत आई थी थोड़ी, ठीक है ना। देखो कह रहा है लेट पी जेड बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन, मतलब पी चल फिर रहा है ना। आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ जेड सच दैट जेड सेटिस्फाइज, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आपको आर्ग्यूमेंट जेड का ज्योमेट्रिकल सेंस क्या पता है? अरे उधर कहां देख रहा है, इधर देख। आर्ग्यूमेंट जेड का ज्योमेट्रिकल सेंस क्या पता है? ओपी, ओपी आई कैप से कितना एंगल बना दे? पाई बाई 3। अगर यहां पॉजिटिव वैल्यू लिखी है तो एंटी क्लॉकवाइज में बना दे, नेगेटिव वैल्यू लिखी है तो। अब आप सोचो इसके हिसाब से आपको z कहां कहां जाता दिखेगा, तो यहीं तो जाता दिखेगा। इतने दूर में कहीं भी p को रखो, आपका जो OP है वो आई कैप से किधर? एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। अब देखो इसी में मैंने एक छोटा सा चेंज किया, मतलब लोकस ये ब्लू से जो है वो पाथ है z का, समझ रहे क्या? कितने लोग एकदम सुपर क्लियर, बढ़िया। मतलब z इस पर कहीं भी मूव कर सकता है, तो ये उसका पाथ हो गया, है ना। अब मान लो यहां हो गया आर्ग्यूमेंट z माइनस पाई बाई 3, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ओपी आई कैप से कैसे? क्लॉकवाइज पाई बाई 3 बनाए, तो देखो ये नीचे जा रहा है। अब मैंने कहा आर्ग्यूमेंट z 2 पाई बाई 3, तो p ऐसे प्लान करो कि ओपी आई कैप से 2 पाई बाई 3 एंगल बनाए। अब देखो थोड़ा सा एक ट्विस्ट लाते हैं हम। अब अभी क्या लिखा हुआ है? आर्ग्यूमेंट माइनस जेड। तो अब आप माइनस जेड को कौन सा वेक्टर फील करोगे? पीओ वेक्टर। बोलो, अगर जेड है ओपी वेक्टर तो माइनस जेड क्या है? तो पी को ऐसे प्लान करें कि पीओ वेक्टर आई कैप से एंगल बना दे। अच्छा, दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे देखते हो? दोनों का टेल जमा करते हो, है ना। और दोनों का टेल जमा करते हो तो टेल जमा करने के बाद जो स्मॉलर एंगल हुआ, ठीक है, दो पेन लाओ फटाफट। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लाइज फ्रॉम क्लोज 0 टू पाई क्लोज। 0 कब होगा? जब दोनों का सेंस सेम हो। पाई कब होगा? जब दोनों का सेंस ऑपोजिट हो। तो अब जरा इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यहां क्या लिखा हुआ है? माइनस जेड। तो आप वेक्टर कौन सा सोच रहे हो? पीओ वेक्टर, पीओ, है ना। ओ यहां अपना दिख ही रहा है। तो आपको पी को ऐसे प्लान करना है कि देखो पीओ वेक्टर आई कैप से, तो अब देखो पीओ वेक्टर के लिए टेल इकट्ठा करना पड़ेगा, तो आपने आगे शिफ्ट किया, तो आई कैप से कितना एंगल बनाया? पाई बाई 3। तो देखो अगर आप मेरी ये बात समझे तो आपको पाथ किधर दिख रहा है? नीचे की ओर। अब इसका एक और मजेदार रास्ता बताता हूं, सुनो। जिसको ये बात समझने में दिक्कत आ रही है उसके लिए इसका एक देसी उपाय, आर्ग्यूमेंट माइनस जेड, है ना, सुना ध्यान से। आर्ग्यूमेंट माइनस जेड इज पाई बाई 3, तो आप इसको लिख लो आर्ग्यूमेंट -1, अरे बात नहीं, प्लस आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल्स टू पाई। अब गौर करो, माइनस, अरे कहां देख रहा है? -1 का आर्ग्यूमेंट हम चाहे तो पाई यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो माइनस पाई यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप अगर यहां कोई पॉजिटिव वैल्यू लिखी है, देखना अभी कितने लोग एक बार में बात समझते हैं। अगर यहां कोई पॉजिटिव वैल्यू लिखी है तो आप इसकी वैल्यू यूज करो पाई, और अगर यहां कोई नेगेटिव वैल्यू लिखी है तो आप इसकी वैल्यू यूज करो माइनस पाई। कितने लोग बात समझ चुके हैं? तो सेम स्टेटमेंट विल बी कन्वर्टेड टू सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट, और फिर आप इजीली सोच सकते हो। तो आपको पीओ के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, ओपी से ही सोच लोगे, ठीक है ना। तो अभी देखो यहां पर अगर आप ये बात समझे हो तो आप देखो यहां पर हम इस आर्ग्यूमेंट -1 को क्या यूज कर लेते हैं? पाई। तो पाई प्लस आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू, है ना। तो दिस इंप्लाइज आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू -2 पाई बाई, नीचे लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू -2 पाई बाई 3। और देखो अब तो ये बहुत आसान है सोचना कि ओपी वेक्टर आई कैप से कैसा एंगल बनाए? क्लॉकवाइज। अब देखो अब ये सीधा ही सोच पाओगे, माइंड में करो। आर्ग्यूमेंट -1, यहां कैसी वैल्यू लिखी है? नेगेटिव, तो यहां पे -1 का क्या यूज कर लो? -पाई, और प्लस आर्ग्यूमेंट z, है ना। तो यहां से आर्ग्यूमेंट z क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई 3। देखो मस्त एकदम पाथ दिख रहा है ना। ओपी वेक्टर आई कैप से कितना एंगल बनाए? 2 पाई 3। यहां पर माइंड में ले आओ, आर्ग्यूमेंट -1, इधर पॉजिटिव वैल्यू लिखी है तो इसको लिख दो पाई प्लस, है ना। तो आर्ग्यूमेंट z क्या आ जाएगा? देखो बना हुआ, फोकस्ड हो, ठीक है। अब देखो अब यहां पहले z से शुरुआत की हमने, अब z के साथ कुछ घटा या जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आर्ग्यूमेंट z -3 लिखा है, तो सुनो, स्टेप्स नहीं छोड़ना। जैसे ही आपको आर्ग्यूमेंट लिख के अंदर 2 का डिफरेंस दिया तो सबसे पहले माइंड में उसको कुछ कुछ पॉइंट फील करो। तो z तो ऑलरेडी p है, z p है, a यहां पे मान लो 3 को मान लो a। तो आप देखो z -3 जो है ये आपको कौन सा वेक्टर फील हो रहा है? AP की pa। इतना डर क्यों रहे हो? क्या होता है? बाद वाला सब्ट्रैक्शन पहले वाला, तो जो इधर है वो बाद में आएगा, है ना। तो आपको ये कैसा वेक्टर फील हो रहा है? AP वेक्टर। बाप रे, अभी भी तुम लोग डर रहे हो। AP वेक्टर, बाद वाला सब्ट्रैक्शन पहले वाला। देखो ना, ये है P है A, तो ये कौन सा वेक्टर लिखा हुआ है? AP वेक्टर। अब आपको फिर से P चलता फिरता पॉइंट है और ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। आपको Z का पाथ प्लान करना है, मतलब ये प्लान करना है कि P कहां कहां जा सकता है। तो आप यही तो देखोगे कि कब कब AP वेक्टर I कैप से π/6 एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। तो यही तो वो रास्ता है, ठीक है। इसके लिए क्या कहोगे? कब AP वेक्टर I कैप से क्लॉकवाइज में π/6 एंगल बनाएगा, ठीक है ना। और इसके लिए क्या कहोगे? कब AP वेक्टर I कैप से एंटी क्लॉकवाइज π/6 एंगल बनाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, देखो तो हमने यहां पे जो ये वाली चीज है इसको हॉलो कर रखा है। क्यों? क्योंकि अगर z हो गया 3, है ना, तो फिर हो जाएगा 0, और 0 ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड। ऊपर के भी जितने पाथ है सब में देखो 0 क्या है, मतलब वो पाथ वहां तक नहीं आ सकता था, उससे आगे है या उससे पीछे है, ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, यही वाला। अब यहां देखो उल्टा लिखा हुआ है 3 - z, तो आप इसको क्या फील करोगे? PA वेक्टर। अब देखो इसमें पचड़ा है, तो वो देसी इलाज क्या आपको दिखा, ये आप इसको फील कर लो। आर्ग्यूमेंट -1, आर्ग्यूमेंट -1 और प्लस आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू, तो आर्ग्यूमेंट z -3, इधर पॉजिटिव है तो इधर पाई यूज कर लो, नेगेटिव है तो -पाई। तो पाई यूज करोगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा? देखो मस्त एकदम पाथ दिख गया, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। जैसे यहां पर फिर से इसको हम क्या लिख लेंगे? अब तो आप समझने लगोगे, सीधा शॉर्ट में लिखते हैं। क्या होगा? -1 यानी कि इधर नेगेटिव है तो क्या यूज कर लेते हैं?
माइनस पाई, तो माइनस पाई प्लस आर्ग्यूमेंट z माइनस इक्वल्स टू, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 इज 5 पाई बाई 6। बात दिख रहा है सबको? फिर इसके लिए क्या बोलोगे? पाई प्लस आर्ग्यूमेंट z माइनस 5 पाई बाई 6। बात नहीं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 क्या दिख रहा है? माइनस पाई 6। देखो मस्त बात दिख रहा है, ठीक है? जरा एक बार इसको सेट करो माइंड में अच्छे से, ठीक है? अब चलो यहां पर आपको एक लोकस आइडेंटिफाई करना था, ठीक है ना? तो जरा सोचो, तो पहले तो ये देख के हमें क्या फील हुआ? ऐसा, और फिगर में हमने इसको कुछ मान लिया है a, है ना? तो आपको यहां क्या फील हो रहा है? कौन सा वेक्टर? अब इनइक्वालिटी कभी भी सोचना होता है तो हम क्या सोचते हैं? पहले इक्वल टू। अब आप सोचो, दो चीजें सोचोगे। एक तो आप सोचोगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 माइनस 4 आएटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 माइनस 4 आएटा, ये पाई बाई 6 कब होगा? तो देखो ये, बोलो है ना, पाई बाई 6 बनाता हुआ, ठीक है? फिर आप एक सोचोगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 माइनस 4 आएटा, ये माइनस पाई बाई 3 कब होगा? तो देखो ऐसे, है ना? अब सोचो, आपको इनके बीच में रखना है। अब इस जोन में कहीं भी आप p को रखो तो आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 प्लस 4 आएटा आएगा, वो या तो माइनस पाई बाई 3 से बड़ा या बराबर होगा, या पाई बाई 6 से छोटा है। तो ये हमने पता है क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी? कभी भी आर्ग्यूमेंट लिख के लास्ट रो, कभी भी आर्ग्यूमेंट लिख के और अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस लिखा हुआ है। अगर प्लस लिखा हुआ है तो हम माइनस क्रिएट कर लेंगे। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है z प्लस आएटा, तो आप उसको क्या फील करोगे? z माइनस माइनस आएटा, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा मॉड पे आते हैं। अब जैसे कह रहा है लेट पी जेड बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन, इधर ध्यान दो, आई कांटेक्ट मत छोड़ो। लेट पी जेड बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन, देन आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ z सच दैट z सेटिस्फाइज ये। अब आप सोचो मॉड z माइनस 3 की ज्योमेट्रिकल फीलिंग क्या होगी? पहले तो z और 3 को पॉइंट फील कर लो, तो z है p, 3 है a। अब मॉड z माइनस 3 का ज्योमेट्रिकल सेंस क्या हुआ? a और p के बीच का डिस्टेंस। अब आप सोचो, आपको फील आ रहा है ap इज ऑलवेज 1, ap इज ऑलवेज 1, जिसमें a है फिक्स्ड और p है वेरिएबल, तो p का a से हमेशा दूरी कितनी है? 1। मतलब p का पाथ कैसा होगा? देखो बनाओ, कैसा? सर्कल विथ सेंटर एट a एंड रेडियस 1, ठीक है? देखो ये देखो, अब आपको कह दिया कि, चलो एक बार यहां मिटाता हूं, छोड़ो, कह दिया कि इफ z सेटिस्फाइज मॉड z माइनस 3 इक्वल्स टू 1, तुरंत दिमाग में क्या चल लेगा? z सर्कल पर है जिसका सेंटर है 3,0, रेडियस है 1। तो अब कह रहा है देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z। अब मॉड z की ज्योमेट्रिकल फीलिंग क्या है? z का 0 से डिस्टेंस। तो ये घुमा फिरा के अगर हमें मॉड z को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने कह रहा है, तो ये हमें पता करने कह रहा है कि बताओ सर्कल पर ओरिजिन से सबसे नियरेस्ट पॉइंट क्या, सबसे फारदेस्ट पॉइंट क्या। खत्म। तो ये क्या हो जाएगा? आप देखो तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट b है, तो आपको मॉड z लीस्ट दिख रहा है, कितना हो गया? और मॉड z ग्रेटेस्ट क्या दिख रहा है? कितना हो गया? 4। ध्यान दो, यस ध्यान दो। अब जैसे ये कह रहा है, देखो let pz be a variable point on the Argand plane, then identify the locus of z such that z satisfies ऐसा। अब देखो जैसे ही हमने ये देखा, बीच में क्या क्रिएट किया?
अब देखो माइनस क्रिएट करते, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान दो, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन पे एक पॉइंट, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, z को हम क्या बोल रहे हैं p, और 4 - 3 आइटा को हम बोल रहे हैं a। अब अगर आप देखो तो ये फिर हमें सिनेरियो क्या दे रहा है, ये हमें सिनेरियो दे रहा है कि AP का डिस्टेंस ऑलवेज 2 होगा। तो आपको P का पाथ क्या दिख रहा है, सर्कुलर, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर है A पर और रेडियस है 2। क्या एग्जैक्ट ट्रेसिंग की पूरी जरूरत थी, एक रफ आइडिया रखना था, बट एक बार को क्लैरिटी के लिए पूरा ही बना रखा है, ठीक है ना। अब यहीं पे इसको अगर ऐसा पूछे कि इफ z सेटिस्फाइज, रुको एक बार इसको मिटाना, देखो यहीं पे ऐसा पूछे कि इफ z सेटिस्फाइज ऐसा, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z। अब फिर से वही बात, z कहां चल रहा है, ब्लू पाथ पर, ध्यान दो, z कहां चल रहा है, ब्लू पाथ पर, ठीक है। अब मॉड z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, मतलब ओरिजिन से सबसे नियरेस्ट पॉइंट, सबसे फारदेस्ट पॉइंट, है ना। तो यहां देखो तो मॉड z लीस्ट हमें क्या दिख रहा है फिगर के हिसाब से, OB, जहां हम OA की लेंथ तो जानते हैं, OA की लेंथ कितनी हो गई 5, है ना, और रेडियस कितना है 2, तो OB क्या हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3, और मॉड z ग्रेटेस्ट इज OC यानी कि 7, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है, कह रहा है PZ be a variable point on the Argand plane, identify the locus of Z such that ऐसा, तो अब दिखा ये ऐसा, इसको फील किया ऐसा, बीच में हमेशा कैसा साइन चाहिए। अब फिर देखो आपको ऐसे 2 पॉइंट्स फील होंगे, ये है P और ये है कुछ A। अब ये कह रहा है AP <= 1, तो =1 कब होता है, जब सर्कल पर होता है, लेस कब होगा, जब सर्कल के अंदर हो। तो आप देखो यहां P का पाथ आपको क्या दिख रहा है, बाउंड्री एज वेल एज इंटीरियर, तो ये पूरा P का पाथ है। अब यहीं पे मान लो मैं बोलूं क्या कि इफ Z सेटिस्फाइज, वही सेम चीज, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड Z। अब देखो यहां पर वही पुरानी कहानी, अब फिर से मॉड Z का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से Z की दूरी, P ब्लू रीजन में परमिसिबल है, हमें ओरिजिन से सबसे नियरेस्ट पॉइंट चाहिए और फारदेस्ट पॉइंट चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो उसके लिए हमने OA निकाला, तो OA कितना हो गया, रूट के अंदर 9 + 4 यानी कि √13। अब मॉड Z लीस्ट का मतलब हो गया OB, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो √13 - 1, और मॉड Z ग्रेटेस्ट का मतलब हो गया OC, इसको हम क्या बोल सकते हैं, √13+। ठीक है, अब सुनो, इस बार क्या कह रहा है, लेट PZ be a variable point on the Argand plane, then identify the locus of Z such that Z satisfies ये। इस बार क्या फील हो रहा है, पहले तो आप इसको ऐसा देख लो, अब ये है P, ये है A। अब क्या कह रहा है, इसके हिसाब से ये कहना चाह रहा है कि A और P के बीच की दूरी > 2, तो इक्वल टू कब होता, जब सर्कल होता विथ रेडियस 2, है ना। तो ग्रेटर कब होगा, जब सर्कल का एक्सटीरियर रीजन, है ना। तो अब यहां पर जो लोकस आएगा बाउंड्री के साथ एक्सटीरियर रीजन, बोलो ठीक है। अब यहां पर मान लो कहा गया कि वही Z है ना, और हमें मॉड Z की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए और सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। तो छोटी तो क्या होगी, देखो छोटी तो यहीं पर हो जाएगी, क्योंकि Z तो इस पूरे ब्लू रीजन में, तो आप यहां से मॉड Z लीस्ट क्या बोल रहे हो, 0, और ग्रेटेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि बाहर तो पूरा एंडलेस जा रहा है, तो ओरिजिन से सबसे दूर पॉइंट तो हो गई। क्लैरिटी। फिर देखो, अरे बात नहीं, देखो अब देखो यहां पर, चलो एक काम करता हूं, मैं इसको अभी मिटाता हूं,
पूरा ही समझाता हूं। देखो क्या कह रहा है, साइलेंस, let pz be a variable point on the Argand plane such that z satisfies ऐसा। अब देखो बीच में कैसा साइन चाहिए, माइनस, तो इसको ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करने के लिए हमने z प्लस 2 माइनस 3 आइटा को लिख दिया z और माइनस ऑफ -2 प्लस 3 आइटा। अच्छा, एक बार को आपकी फीलिंग अच्छी आ जाए उसके लिए तो मैंने प्रॉपर एग्जैक्ट ट्रेसिंग कर करके दिखाया। अब यहां से है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एग्जैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत एक्चुअली नहीं है, अब तो अपने पास सर्कल की अंडरस्टैंडिंग है। देखो, तो अब यहां से इसको फील करो P, इसको फील करो कोई पॉइंट, है ना, तो यहां पे हमने वो क्या मान रखा है, A। तो आप अगर देखो तो ये अपने पास z का पाथ इसी पर तो होगा, ठीक है, जहां रेडियस कितना है, 5 है, ये जो रेडियस है 5 है। लेकिन अभी तक, अब सुनो, ये सबसे जरूरी बात है, अभी तक क्या है, आपको मॉड z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने कह रहा था। अब यहां z के साथ कुछ और चीज है, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने कह रहा है, तो इसकी सुपर क्लैरिटी लेके आओ। z माइनस 10 प्लस 2 आइटा को आप लिख सकते हो मॉड के अंदर z, है ना, मतलब एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स है 10, -2 और z जो है वो इस पर चल रहा है, तो आपको इसकी फीलिंग क्या हुई ज्योमेट्रिकल, z का इस पॉइंट से डिस्टेंस। तो इतना घुमा फिरा के अगर आपको इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने कह रहा है, तो ये जानना चाह रहा है कि बताओ B से सबसे नजदीक P क्या और सबसे दूर P क्या, है ना। तो आपको कितने लोग एकदम अच्छे समझ गए बात, ठीक है। तो यहां पर आप देखो तो E मैक्स आपको क्या फील होगा, BC। अच्छा, उसके लिए पहले हम AB निकाल लेते हैं, तो AB क्या हो गया, रूट के अंदर 144 और प्लस कितना हो गया, 3 2 5 25, यानी कि 30, और रेडियस कितना है 5। तो आप सोचो E मैक्स हो गया BC, और BC को आप क्या कहोगे, 13 माइनस रेडियस यानी कि 8, सॉरी E मैक्स, अरे सॉरी, E मैक्स हो गया अपना BD, और इट विल बी प्लस, और E मिनिमम हो गया BC, इट विल बी 13 माइनस 5 और कितना हो गया 8, ठीक है। सुनो, अब ये मैं 30 सेकेंड पॉज लेता हूं और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप। चलो अब सुनो मेरी बात, पहले इसको देख के क्या फील हो रहा है, इंटीरियर रीजन और बाउंड्री, जहां सेंटर क्या है 0,25 और रेडियस 15। तो देखो ये फिगर बना हुआ है, यहां से 15 ऊपर ये, 15 नीचे ये, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां क्या कह रहा है पता है, अभी तक तो वैल्यू बोल रहा था, अब कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z हैविंग, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z हैविंग लीस्ट मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट मॉड्यूलस। पहले इसको निपटाते हैं। तो जरा सोच के देखो, मॉड्यूलस को लीस्ट या ग्रेटेस्ट होना मतलब ओरिजिन से सबसे नजदीक पॉइंट कौन है और सबसे दूर पॉइंट कौन है। तो बताओ सबसे नजदीक पॉइंट कौन है, 0,10। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया 10 आएगा, 10 आएगा, और ग्रेटेस्ट मॉड्यूलस 40, तो 40 आएगा। अब इसके बाद वाला इंटरेस्टिंग है, थर्ड क्या कह रहा है, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। अब सुना बहुत ध्यान से, आर्ग्यूमेंट का फील क्या है, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट सोचने बोल रहा है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब पॉइंट, ओरिजिन से उसका ज्वाइन, तुरंत माइंड में ओपी ले आओ,
और ओपी जो एंगल बना रहा है कहां से, आई कैप से। तो आपको कह रहा है लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, मतलब ओपी आई कैप से सबसे छोटा वाला एंगल कब बनाएगा, जबकि टेंजेंट होगा। मतलब अगर हम ये थीटा मान ले, तो अगर हम थीटा निकाल लें और ओडी निकाल लें तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे। अब यहां से देखो थोड़ा थोड़ा आपको 2D ज्योमेट्री का टच आना शुरू होगा और उससे ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा आपको ये, ठीक है, देखना धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेंगे ये बात। अब सुनो, तो हम क्या सोच रहे हैं, ये थीटा मिल जाए और ओडी मिल जाए तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और डी किसका आंसर हो जाएगा, थर्ड का। अच्छा, चौथा क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो अब सोचो, ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मतलब यही वाला तो एंगल है ना, क्योंकि ओपी इससे ज्यादा बड़ा एंगल तो बना ही नहीं सकता। अच्छा, प्रिंसिपल यहां बोलना क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर खाली आर्ग्यूमेंट बोलता तो कुछ भी बड़ा वैल्यू हम ले सकते हैं, कितना भी। अरे कहां ध्यान है, उसको दिखो ना, देखो। तो प्रिंसिपल वहां वर्ड लगाना क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वर्ड नहीं लगाते तो आप आर्ग्यूमेंट तो कितना भी बड़ा कर लो, लीस्ट में जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें सबसे छोटा वाला एंगल ढूंढना था। तो मतलब चौथे का आंसर कौन हो जाएगा, ई। चौथे का आंसर हो जाएगा ई। तो अब इंटरेस्टिंग क्या है, हमें डी और ई चाहिए। एक और मजेदार बात, डी मिल गया तो ई तो सिमेट्रिक है, तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो नाउ द टारगेट रिड्यूसेस की डी कैसे। अब देखो, क्या मैं जो कह रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री विल बी मोर सिंपल देन कोऑर्डिनेट, उसके हल्का हल्का आइडिया मिलना शुरू हो जाए। अभी तो और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जरा सोचो, ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री तो ये थीटा, बोलो ना। तो आपको ये एंगल दिख गया, थीटा, है ना। तो अब जरा देखो तो ओए अपना कितना है, 25, बोलो, और एडी अपना कितना है, इस सर्कल का रेडियस कितना है, 15, है ना। तो जरा देखो तो आपको यहां से cos थीटा मिल गया क्या, क्या 15/25, बोलो ना, 15/25, यानी कि अब इसको रोकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप सोचो तो आपको ओडी भी मिला हुआ है पाइथागोरस से। ओडी क्या हो गया, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 625 माइनस कितना हो गया, 20, ठीक है। तो अब जरा सोचो तो आप d जो है इसको क्या लिख पाओगे, r e की पावर आयटा थीटा, यानी कि 20 e की पावर आयटा थीटा, है ना। अब 20 e की पावर आयटा थीटा मतलब आप देखो तो d का आंसर आप क्या बोल पा रहे हो, 20 cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। कितने लोग एकदम सुपर क्लियर, आसान है ना। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें मिलना शुरू हो गया। अब देखो यहां से अगर देखा जाए तो cos थीटा है अपना 3/5, तो 20 प्लस आयटा 4/5, है ना। तो आप देखो तो यहां से ये कितना आ गया, अरे बात नहीं, तो 12 प्लस 16 आयटा। तो चौथे का तो आंसर ऐसे ही मिल जाएगा सिमेट्रिकली इधर, तो सिमेट्रिकली इधर तो क्या हो जाएगा, -12 प्लस, ठीक है। अब देखो एक जेई का क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा एक बार आप इसको ट्राई करिए, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई करिए। कितने लोग सही डायरेक्शन में थे, सॉल्व तो होना था नहीं। देखो तो अब जैसे अभी एकदम साइलेंट थे, देखो अच्छा क्वेश्चन है।
देखो क्या कह रहा है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दोनों का सेंटर कहां पर है, Z0, और एक सर्कल पर पॉइंट एक चलता फिरता है अल्फा, दूसरा है, दूसरे सर्कल पर है 1/α बार। कहां देख रहे हो, आज बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेशन गया हुआ है तुम्हारे, सारी समस्या क्लास में ही लेके आते हैं। देखो लेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा एंड 1/α बार लाई ऑन दिस सर्कल रेस्पेक्टिवली, वेयर जो ये सेंटर Z0 जो सेंटर है वो रेडियस के साथ उसका मॉड्यूलस एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें फाइंड करना है मॉड अल्फा। अब सुनो, तो हमारे पास यूज करने को क्या है कि फर्स्ट सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा और सेकेंड सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है 1/α बार। तो हम स्टार्ट क्या लेंगे कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस Z0 और मॉड ऑफ कितने लोगों ने ऐसा स्टार्ट लिया। अब मैं आज कम से कम 10 बार तो कह ही चुका, मॉड का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट लेगा उसके स्क्वायर। कितने लोग आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अब यहां पहले स्क्वायर करो, तो अल्फा माइनस Z0, मुझे साइलेंस है, आधा घंटा और एक्सटेंड कर दूंगा फिर मिजाज बन जाए तुम लोग का। अल्फा बार माइनस Z0 बार, एकदम साइलेंस रखो, R², ठीक है। अब इसको प्रोसीड करो, तो ये आ गया मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड Z0 स्क्वायर और माइनस अल्फा Z0 बार माइनस अल्फा बार Z0 इक्वल्स टू R²। अब सुनो मेरी बात, अब यहां पर इसको पहले थोड़ा कन्वीनियंट बनाते हैं सेकंड को, तो उसके लिए मैंने इसको कर दिया 1 माइनस Z0 इंटू अल्फा बार इक्वल्स टू 2R और मॉड अल्फा बार, ठीक है ना। और अब इसको स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या होगा अपने पास, तो देखो 1 माइनस Z0 अल्फा बार इंटू 1 माइनस Z0 बार अल्फा, ये हो गया 4R² मॉड अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको प्रोसीड करो तो 1 प्लस मॉड Z0 स्क्वायर मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस Z0 अल्फा बार, फोकस रहो, मेरा मेहनत मत वेस्ट करो, Z0 बार इंटू अल्फा। अब ये बताओ यहां तक कितने लोग पहुंचे हुए, ठीक है, चलो कोई नहीं, शायद मैं टाइम देता तो यहां तक पहुंच जाते। अब सोचो मैं इसके बाद क्या करने वाला हूं, 30 सेकेंड। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं जिससे कि ये इक्वेशन इस्तेमाल करने में अपने को आसानी होगी। अब चलो देखते हैं कितने लोगों को ये थॉट आया। देखो यहां ये सेम चीज है, हम दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। कितने लोगों ने सोचा, बढ़िया। तो जैसे ही मैं इसको 1 बोलूं इसको 2 बोलूं तो सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आ गया, मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड Z0 स्क्वायर माइनस 1 और माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड Z0 स्क्वायर, इधर क्या आ गया R² इंटू 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर। अब जरा देखो तो ये वाली चीज क्या है, 2 मॉड Z0 स्क्वायर माइनस 1 इज एक्चुअली R², ठीक है। तो अब जरा देखना ये फैक्टराइज हो रहा है, कैसे फैक्टराइज हो रहा है, मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1 और इसमें से माइनस मॉड Z0 स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है ना, या प्लस मॉड Z0 स्क्वायर है ना, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू R² 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर। अब देखो तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का मॉड इज क्या, 1 माइनस मॉड Z0 का स्क्वायर। अब देखो जरा एक चीज, अब देखो तो जरा
मॉड जेड नॉट का स्क्वायर -1 को हम यहां से r²/2 रख सकते हैं, है ना। तो जैसे ही आप यहां पे रखोगे तो मॉड अल्फा का स्क्वायर -1 और इंटू -r²/2, कुछ फायदा दिखा क्या? r² हो गया कैंसिल। तो r² जब हो गया कैंसिल तो यहां से अगर देखा जाए तो माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर -1 और इक्वल्स टू 2 -8 मॉड अल्फा स्क्वायर, यानी कि 7 मॉड अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 3। हाँ ठीक है क्या? अच्छा अरे सॉरी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा 1। तो देयरफॉर मॉड अल्फा इक्वल्स टू 1/√। चलो आज के लिए इतना।